राव साहब गुरुग्राम दो जगह बटा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जिसकी ज़्यादा संभावना है। राव साहब कैसे दुविधा में फंसेंगे कि किसे चुना जाए। राव साहब की प्राथमिकता रूरल बेल्ट होगी या अर्बन बेल्ट होगी? देखिए, मेरा अनुमान यह है कि 2029 में परिसमन नहीं हो पाएगा। उसका कारण है जनगणना। लेकिन कल्पना कीजिए कि सब कुछ सुपर फास्ट गति से हुआ। अगर परिसीमन होता है 2029 के चुनाव से पहले तो हरियाणा की तस्वीर क्या होगी? अनुमानित तस्वीर विद्रोही जी की नज़र में कैसी होगी? तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर 14 लोकसभा और 126 विधानसभाओं का निर्माण होगा। जी। तो अहीरों ने तो क्या सोचा? अहीरों ने दान सिंह को वोट क्यों नहीं दिया और जाटों ने दान सिंह को वोट क्यों दे दिया? इसका ही विश्लेषण कर दीजिए आप। जाटों सारी तस्वीर साहब। अहीर लोग दान सिंह को वोट देने को तैयार थे, परंतु अहीरों में प्रभाव राव इंद्रजीत का है जी। और राव इंद्रजीत को दान सिंह ने डिच किया हुआ है। दूसरा, अगर दान सिंह बन जाता है एमपी जी जी, तो एक समानांतर लीडर अपोजिशन में यादवों का पैदा हो जाता जी जी, जो राव साहब नहीं चाहते थे। तो अब अहीरों को ये राजनीतिक ताकत, अहीरों को भी और राजनीतिक दलों को भी, जी जी, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से ये एहसास मानना पड़ा कि अहीरों का दखल 3 जगह है। तो एम्स का निर्माण होना चुनाव से ठीक पहले, राव साहब को खुश करना, ये सारा खेल उसी ताकत का है। ये दुर्भाग्य है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति जो 6 बार का सांसद है वो राजमंत्री ही है और शायद राजमंत्री से ही उनका करियर खत्म हो जाएगा। राजमंत्री ही कांग्रेस में बने थे 2004 में जी। और राजमंत्री से ही करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। जैसे अब अहीरों की 10 में तो वर्चस्व है और 18 सीटों पर इनका प्रभाव है जी जी। अहीरों का। तो लगता है परिसीमन जब हो जाएगा तो ये 18 वाली तो शायद 25 तक पहुंच जाए और 10 वाली शायद 14-15 तक पहुंच जाए। तो अहीरों की ताकत राजनीतिक रूप से इस परिसीमन के बाद निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वेद प्रकाश विद्रोही। हमने अपनी पहली वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस की नेता की हैसियत से नहीं बैठे हैं, किसी संगठन की हैसियत से नहीं बैठे हैं। हमने इन्हें बुलाया है राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से। बिल्कुल भी अपनी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, ये शपथ लेकर के हमारे साथ बैठे हैं। इस शपथ के बारे में दोबारा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो पुराना वीडियो नहीं देख पाए, इससे पहले जो वीडियो आया था वो नहीं देख पाए, वो समझ लें कि वेद प्रकाश विद्रोही पूरी तरह राजनीतिक समीक्षक के रूप में बैठे हैं। अभी कांग्रेसी नेता नहीं है हमारे सामने और इनसे हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो दक्षिण हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं, देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं। अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज 21 जनवरी है और आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है परिसीमन। हरियाणा के परिसीमन को लेकर के बात करेंगे। देश के परिसीमन को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। परिसीमन को लेकर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक सप्ताह से राव इंद्रजीत सिंह अपने भाषण में भी और एनजेपी हरियाणा से जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी ये कह चुके हैं कि जब जब परिसीमन हुआ, चाहे उस समय चीफ मिनिस्टर भजन लाल रहे हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हो, उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों का नाम लिया कि जब भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा, जब जब परिसीमन हुआ तो सबसे ज़्यादा भेदभाव इस अहीरवाल बेल्ट के साथ, इस दक्षिण हरियाणा के साथ हुआ और इस तरह इस एरिया को बांटा गया ताकि यहाँ का नेतृत्व कमजोर हो, ऐसा राव इंद्रजीत सिंह ने कहा। और आगे का जो परिसीमन होना है उसको लेकर के उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चौकीदारी करनी है, मजबूती से चौकीदारी करनी है, प्रहरी बनकर के रहना है ताकि इस क्षेत्र की ताकत जो है वो कम नहीं हो बल्कि बढ़े। इसी विषय में हमने वेद प्रकाश विद्रोही से चर्चा करने का मन बनाया है। सबसे पहले तो विद्रोही जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोबारा शपथ की जरूरत है या निष्पक्ष समीक्षक? देखिए, आप वो तो मेरा आचरण बताएगा। अच्छा, तो सीधे विद्रोही जी, परिसीमन की चर्चा चल रही है कि जो 2029 का चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, आप परिसीमन को लेकर के क्या संभावना देखते हैं? आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका आइडिया, आपका अनुमान हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले। देखिए, मेरा अनुमान यह है कि 2029 में परिसीमन नहीं हो पाएगा। उसका कारण है जनगणना। परिसीमन जब भी होता है वो जनगणना पर आधारित होता है। 2021 के अंदर हमारे यहाँ जनगणना होनी थी
और उसी के आधार पर 2026 के आसपास परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। पर दुर्भाग्य से वो जनगणना अभी तक शुरू नहीं हुई, 2027 से वो शुरू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी जल्दी उसका परिणाम आ जाएगा, उसका विश्लेषण आ जाएगा। और मान लो परिसीमन आयोग नियुक्त भी हो गया तो वो 2002 से में इतनी जल्दी फैसला नहीं दे पाएगा। उसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जस्टिस कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में आखिरी परिसीमन आयोग नियुक्त किया था जी। उसकी नियुक्ति तो 2002 में हो गई थी जी। परंतु एक्चुअल उसका जो काम था वो 2005 के आसपास शुरू हुआ था। सही तो 7 में जाकर के जो रिपोर्ट तो 7-8 में जी। आई है सामने। मैं एक्चुअल काम की बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि कुछ भी परिसीमन से पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ता है जी। और उस ग्राउंड वर्क में ही 1.5 साल लग जाती है और लगभग 2 साल का समय, क्योंकि जब भी परिसीमन होता है वो किसी एक राज्य का तो होता नहीं है और किसी राज्य विशेष का होता है, तो जब उस राज्य का निर्माण नया होता है तब होता है, तब वो फिर भी लिमिटेड टाइम में हो जाता है। और देश का जब होता है तो वो जो भी आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्हें हर राज्य में जाना होता है और हर राज्य में भी कई स्थानों पर जाना पड़ता है, सभी की राय भी सुननी पड़ती है, पूरा ग्राउंड वर्क भी पूरा करना पड़ता है। तो कितनी ही जल्दी कर लो आप, मैं नहीं समझता 4 साल से पहले कोई भी आयोग अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपकी बात ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि सब कुछ सुपर फास्ट गति से हुआ, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण भी देना है जैसा मोदी सरकार ने वादा कर रखा है। कमिटमेंट कितना पूरा होगा कितना नहीं वो एक अलग विषय है, उस पर फिर बात करेंगे। अगर मान लीजिए परिसीमन हो जाता है तो हरियाणा का परिदृश्य कैसा होगा? अपनी कल्पना के रंग भर दीजिए। देखिए, मैं आपने चर्चा छोड़ दी थी, एक लाइन उसकी भी कहूंगा जी। नेता लोग कहते कुछ है और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। जी, जी। अब महिला आयोग की चर्चा तो कर दी इन्होंने कि मैं महिलाओं को परिसीमन देंगे। हम जिस सवाल को आगे नहीं, मैं एक लाइन कह रहा हूँ। जी जी। परिसीमन करेंगे। अब उसमें कर क्या है क्या जी। कि जब भी परिसीमन होगा महिलाओं के संदर्भ में तो जो लोकसभा के समय वो जो परिसीमन होगा वो लोकसभा तो उस पर निर्णय नहीं ले सकती, अगली लोकसभा उस पर निर्णय लेगी। अर्थात महिलाओं के संदर्भ में अगर कोई निर्णय होगा तो 2029 के बाद जो चुनी जाएगी उसमें लोकसभा वो निर्णय लेगी और वो निर्णय 2037 तक लागू 38 तक लागू होगा। मतलब ये है, हाँ, ये कटुसत है ये। अब मैं कहा पर्दे के पीछे कुछ कहा जाता है, वास्तविकता कुछ होती है। चलिए तो मूल विषय। अब हरियाणा का जहां तक संबंध है, देखिए जैसी संभावनाएं हैं अगर परिसीमन होता है। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूं, आप दोबारा जवाब दीजिए। मेरा ये जानना है कि मान लीजिए आप तो कह रहे हैं कि 2029 में संभावना कम है, लेकिन सरकार तेज चलती है, परिसीमन करा लेती है। अगर परिसीमन होता है 2029 के चुनाव से पहले तो हरियाणा की तस्वीर क्या होगी? अनुमानित तस्वीर विद्रोही जी की नजर में कैसी होगी? सभी बातों को दरकिनार कर मैं मान लेता हूं कि 2029 का चुनाव परिसीमन से होगा जी। तो जैसा अनुमान है उस समय हरियाणा की जो जनसंख्या होगी वो लगभग 3 करोड़ की होगी जी। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर 14 लोकसभा जी और 126 विधानसभाओं का निर्माण होगा जी। और इसमें अगर थोड़ी कटौती 13 बनी तो 117 हो जाएगी विधानसभा। मतलब 12 9 के गुणक में, क्योंकि हर एक राज्य का अपना अपना है। किसी राज्य में 6 पर है, किसी पे 7 पर है, किसी पे 5 पर है, किसी पर 8 पर है, आबादी के हिसाब से। हाँ, और लास्ट 9 का है जी। और जो छोटे राज्य हैं वो राज्य वाइज है कि भाई सीट बेशक 60 है उनकी, परंतु उनका एक ही होता है, किसी में 2 होता है। वो तो बहुत छोटे राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज है। जी जी। हरियाणा का जब गणना होगी तो 9 पर होगा। तो जो भी जितनी भी हरियाणा में सीटें लोकसभा की बनेंगी, 11 बनेगी तो 99, 12 बनेगा तो 108, 13 बनेगी तो 117 और 14 बनेगी तो 126। अब मैंने 14 क्यों कहा है उसका कारण बताता हूँ। 14 मैंने इसलिए कहा है कि 2 सीटें तो आपके ही क्षेत्र में बनेगी। जी जी। अहीरवाल की 2 सीटें बन जाएंगी जो प्योर अहीर बाउल होंगी। जी जी। मेवात की 1 सीट बनेगी
पलवल को और इनको कुछ एरिया पलवल का कुछ इसका, जी, तो एक सीट 2 तो हमारे ही क्षेत्र में बढ़ गई, 2 हरियाणा के और क्षेत्रों में बढ़ जाएंगी, तो 4 तो कम से कम बढ़ेंगी। इसलिए आपको लग रहा है 14 हो जाएगी? तो अनुमान है मेरा 14 होगा। ये तो निर्णय करना तो साहब आयोग के अध्यक्ष का होगा। चलिए, ये तो अनुमान हुआ। हम जो मूल विषय हमारा ये परिसीमन में भेदभाव, जिस पर हमने चर्चा के लिए आपको बुलाया है, राव इंद्रजीत के आरोप आपको बता दिए। आप चाहें तो उनका वीडियो मैं आपको सुनवा सकता हूँ, नहीं तो आपने सुन ही रखे होंगे। इस वीडियो के अंत में हम राव इंद्रजीत सिंह ने जो बातें कही है वह भी आप लोगों को, अपने दर्शकों को सुनवा देंगे, ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो जाए कि क्या मामला है। विद्रोही जी से जानते हैं कि जैसे आरोप लग रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह आरोप लगाते आ रहे हैं, दूसरे नेता भी आरोप लगाते आ रहे हैं, आप भी कई बार कहते रहे हैं, क्या परिसीमन आयोग, जैसे सुनने में तो यह आता है स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जब चौधरी भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई भी किसी भी नेता का नाम ले या किसी का भी न लें, अगर उनके प्रभाव में आयोग काम कर सकता है तो स्वतंत्र कहाँ हुआ? देखिए, परिसीमन आयोग निश्चित रूप से स्वतंत्र होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर परिसीमन आयोग को जो आधार दिया जाता है कि भाई सीटें कहाँ होगी, कौन सा क्षेत्र कहाँ होगा, ये आधार का ढांचा जो भी सरकार होती है वही तैयार करती है। इसलिए स्वाभाविक है जिस दौर में जो सरकार होगी वो अपनी सुविधा के अनुसार परिसीमन को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती है। अब हरियाणा के अंदर जब बना, उसके बाद 81 सीट बनाई, 81 से 90 हुई, तो हरियाणा में कोई बहुत बड़ा परिसीमन का सीटों का हेरफेर नहीं हुआ है। अब राव साहब जिसकी बात कर रहे हैं कनीना की, वो पुरानी बात है, जब हरियाणा की भी, शालावास की भी, जब हरियाणा पुराने हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ उसके बाद की बात है। तो वो किन परिस्थितियों में कटी बड़ी, उस संदर्भ में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो पुराना मामला है जी। अब जो नया परिसीमन हुआ है उसमें ये मान लेना कि हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा और अहीरवाल के साथ भेदभाव हुआ है, ये बिल्कुल गलत है जी। कोई भेदभाव नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे अहीरवाल के नेता हैं उन्होंने कभी भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचा ही नहीं जी। वो केवल अपने निजी परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। जब ये परिसीमन हुआ, अगर आप उस समय के अखबार उठाएंगे जी, जस्टिस कुलदीप सिंह जी आए थे, मैंने भी ज्ञापन दिया था जी। अहीरवाल से संबंधित जितने भी नेता थे जी, जी। ए दल के, बी दल के, सी दल के, गुरुग्राम एक हॉल में जी प्रोग्राम था, कहाँ पर था मुझे ध्यान है, जोन हॉल में जी, जी। तो जो भी जितने भी नेता थे जी, और जितने भी सामाजिक संगठन थे, उनका एक जोर था कि अहीरवाल की सीटें एक रहे, अहीरवाल, बाबू जगजीत सिंह, प्रोफेसर रणबीर, हाँ, मैंने कहा कई नाम, सामाजिक संगठन के लोग थे, राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, इंडिविजुअल कैपेसिटी थी, सबको अधिकार होता है उसमें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जा सकते हो जी, जी। तो सबका जोर इसी बात पर था। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सरकार द्वारा जो प्रपोजल सुझाया गया था जी, उसका समर्थक था कि आप तो सरकार के प्रवक्ता थे उस समय, तो सरकार की पैरवी करते होंगे। कोई मतलब नहीं है, हुड्डा सरकार थी ना सत्ता में, सरकार हुड्डा थी, सरकार की पैरवी से संबंध नहीं था उस बात का। मैं निश्चित रूप से हुड्डा के साथ था, परंतु मैंने व्यक्तिगत हैसियत से, हाँ, व्यक्तिगत हैसियत से गया था। मैंने हुड्डा की कोई पैरवी नहीं की, मैंने लंबे दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर अहीरवाल की पैरवी की थी, और कालांतर में मेरी बात सही साबित हुई। जो बताओ आप कैसे सही साबित? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जो लोग उस समय मुझे गालियां बक रहे थे कि भाई ये हुड्डा का एजेंट बना हुआ है, अहीरवाल का विरोध कर रहा है, क्योंकि मैं प्रवक्ता था सरकार का भी, पार्टी का भी, बाद में उन्हीं लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मेरी बात को सही ठहराया। ये लोग चाहते थे कि अहीर बाउल 9 सीटें एक साथ आ जाएं और उसकी एक लोकसभा बन जाए, ताकि इनको बगैर काम किए, बगैर संघर्ष किए अहीरों का वर्चस्व बना रहे। और यदि अहीरों की वोट अलग अलग क्षेत्रों में जाती है, जैसे मान लो गुड़गांव में हुआ, तो मेवात आ गया, मेवात आने से ताकत लगानी पड़ी, इजी नहीं रहा चुनाव, शहर आ गया गुड़गांव, तो जो गुड़गांव शहर का आने से, मेवात में आने से कोई अहीर ये चाहे कि बगैर लोकप्रियता, बगैर काम किए हुए, बगैर जमीनी धरातल पे लोगों जुड़ के तो बन जाए, संभव नहीं है। इसी तरह जो ये चाहते थे कि महेंद्रगढ़ इस सीट में रहे, ताकि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को मिलाकर जी। और कुछ एक पटौदी की सीट और सोना की मिलाकर ये 9 सीट बन जाए और इजीली अपना एमपी बन जाए। अब जब
3 भागों में बट गया। 3 भागों में बटने से क्या हुआ कि पहला चुनाव तो राव साहब जीते, राव साहब फिर लगातार 4 बार जीते हैं। एक बार महेंद्रगढ़ से टिकट दी थी भिवानी से 2014 के अंदर, हरियाणा जनहित ने दी थी या चौटाला ने दी थी, किसी ने दी थी एमपी की टिकट, या 2009 में दी होगी, किसको मुझे ध्यान नहीं है, शायद नरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, नहीं पता नहीं किसने लड़ा था। किस संदर्भ में आप बताओ एक बार, हम लोकसभा का मुझे पूरा लोकसभा राव नरेंद्र में लड़ा, राव बहादुर सिंह ने राव नरेंद्र ने लड़ी थी, राव बहादुर सिंह ने भी, दोनों ने मुकाबला किया, मुकाबले में रहे थे वो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनको जाट क्षेत्र से सीटें नहीं मिली थी, क्योंकि इनकी पार्टियों का उस समय प्रभाव नहीं था। जी जी। अब राव दान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी जी, वो जाट क्षेत्र से जीत कर आए हैं और अच्छी लीड लेकर आए हैं उन 5 क्षेत्रों से। जी जी। पर जब अहिरवाल के 4 क्षेत्र आए जी जी, तो वो बुरी तरह हार गए। तो अहिरवाल के 2 एमपी बन सकते थे, 2 अहिर एमपी बन सकते थे, पर अहिरों ने टैक्टिकली या राजनीतिक कारणों से, तो वोटर का अधिकार है लोकतांत्रिक, उस पर तो मैं सवाल नहीं उठा रहा। जी जी। और ना कोई जाति के आधार पर मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भाई कोई वोट दी जाए। ले तो गए आप पक्ष। नहीं, आपने विश्लेषक की हैसियत से एक सवाल जी पूछा जी। है। देखिए 2 बातें, एक तो होता है निजी विचार, एक होता है विश्लेषण। मैं राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूं। तो अहिरों ने तो क्या सोचा, अहिरों ने दान सिंह को वोट क्यों नहीं दिया और जाटों ने दान सिंह को वोट क्यों दे दिया, इसका ही विश्लेषण कर दीजिए आप। जाटों सारी तस्वीर साफ हो जाए। जाटों ने इसलिए वोट दिया कि जाट वर्ग, किसान वर्ग जी भाजपा की राजनीति के खिलाफ थे। जी जी। अहिर लोग दान सिंह को वोट देने को तैयार थे, परंतु अहिरों में प्रभाव राव इंद्रजीत का है जी। और राव इंद्रजीत को दान सिंह ने डिच किया हुआ है, क्योंकि दान सिंह की जो राजनीतिक हैसियत थी वो राव इंद्रजीत की वजह से थी। और ये एक जब दौर आया तो राव इंद्रजीत को डिच कर कर हुड्डा के साथ चले गए। तो राव इंद्रजीत व्यक्तिगत रूप से खपा थे। दूसरा, अगर दान सिंह बन जाता है एमपी जी जी, तो एक समानांतर लीडर अपोजिशन में यादवों का पैदा हो जाता, जी जी, जो राव साहब नहीं चाहते थे। अगर उनका कोई आदमी अभी बनता, तो जो यहाँ की इस अहिरवाल बेल्ट की राजनीति है वही घुमा रहे हैं राव इंद्रजीत। अभी तो उन्हीं के ऊपर है। जी जी, ने राव चाहते, राव विरोध नहीं करती सक्रिय रूप से, तो दान सिंह बन जाता है एमपी। जी जी जी। पर राव साहब के विरोध की वजह से वो नहीं बन पाए। जो मैं आपको बता रहा था, तो जो 3 आप ये बता रहे थे कि 3 फायदा कैसे हुआ, वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो हुआ तो अहिरवाल को 3 भागों में बांटने की जब मैंने वकालत की तो दुर्भाग्य से इन लोगों ने मेरा पुतला भी फूका। वो एक अखबार में खबर भी आई थी, वे विद्रोही का फला नेता के समर्थकों ने पुतला फूका। जी, चलो वो विषय अलग है, वो मूल आपसे विषय पर बता रहा हूँ मैं। तो हमने आपकी बात मान ली। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वे 3 भागों में बांटने से ये हुआ कि जो अहिरवाल अगर एक सीट होती तो अहिरों का राजनीतिक वर्चस्व जिसे वो 1 सीट तक सीमित हो जाता। जी जी। और जब किसी भी कौम का, वर्ग का 1 सीट तक सीमित हो जाता तो उसकी राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाती है। अब अहिरवाल का 3 जगह हुआ। प्रारंभ में इनको एहसास नहीं था, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तीनों के नाम ले दीजिए एक बार भी, लोकसभाओं के। गुरुग्राम, रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी। अब इनको ये एहसास हुआ 2019 में। 2019 के अंदर जब एहसास तो 2014 में ही हो गया था। 2014 में जब अहिरवाल की वोटें एक तरफ गई, दीपेंद्र को राम करके बड़ी मुश्किलों से वो अपने क्षेत्र से 1 लाख वोटों जीत गया था, पर अहिरवाल ने उनको 40-50 हजार वोटों का तगड़ा झटका दिया। जी जी। तो ये एहसास हो गया अहिरवाल के लोगों को, भाई हमारे पास ताकत है, हम समीकरण बदल सकते हैं। कोसली की पूछ बढ़ गई। हाँ, ये 2014 में उनको एहसास हुआ पहली बार। जी जी। और 2019 में जब 75,000 से ज्यादा वोटों से लीड दी बीजेपी को, जी जी, और अरविंद शर्मा जी 10,000, 8-7,000 वोटों से एमपी बन गए जी, तब अहिरवाल को अपनी ताकत का एहसास हुआ कि भाई हम रोहतक की सीट को भी उथल पुथल कर सकते हैं। चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं। मैं फिर आता हूं मैं उधर। जी जी। भिवानी के अंदर इसी तरह भिवानी के अंदर हुआ। पहला जो चुनाव हुआ तो उसके अंदर अहिरों ने टक्कर दी, नरेंद्र ने टक्कर दी, तो वो नंबर 2 पर रहे। पर क्योंकि एचजेसी के पास उस समय कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था,
मतलब मुख्य धारा का राजनीतिक दल टिकट देता तो अहीर बहुल क्षेत्र अपने दम पर जीत दर्ज कर सकता। हाँ, तो वहां ताकत दिखाई। जी जी। फिर उसके बाद बहादुर सिंह ने भी अच्छी वोट ली और दान सिंह का जो चुनाव हुआ उसने साबित ही कर दिया। तो अब अहीरों को ये राजनीतिक ताकत, अहीरों को भी और राजनीतिक दलों को भी, जी जी, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से ये एहसास मानना पड़ा कि अहीरों का दखल 3 जगह है। और इसी एहसास को मानकर जब 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आपको पता होगा कि राव साहब बागी तेवर दिखाते रहते थे। जी जी, एम्स नहीं बन पा रहा था। जी जी, तो एम्स का निर्माण होना चुनाव से ठीक पहले, राव साहब को खुश करना, ये सारा खेल उसी ताकत का है। मतलब अहीरों का जो लीडर है उसको राजी रखो। अगर वो ताकत नहीं होती तो बेशक राव साहब का प्रमोशन तो नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति जो 6 बार का सांसद है वो राजमंत्री ही है और शायद राजमंत्री से ही उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। राजमंत्री ही कांग्रेस में बने थे 2004 में जी। और राजमंत्री से ही कैरियर खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है वरिष्ठ नेता। अभी तो कह दी उन्होंने 2029 का लड़ेंगे। चलो वो तो वो जाने। चलिए अब परिसीमन पे ही लौटते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, परिसीमन को लेकर के हम भविष्य की संभावना, अतीत की हो गई, वर्तमान की हो गई, भविष्य में जो परिदृश्य बनना है इस बेल्ट का, जो दक्षिण हरियाणा की, आप ये अहीर बहुल बेल्ट कह लीजिए, अहीर बहुल क्षेत्रों में क्या, जो हम ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत जैसे नेता हैं, या आप नेता को माइनस कर दीजिए, अहीर की बात कर लीजिए, जो अहीर कम्युनिटी है उसकी राजनीतिक हैसियत बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, किस तरह की संभावना आप देख रहे हो 2029 में अगर परिसीमन हो? देखो, मुझे लगता है कि इनकी ताकत बढ़ेगी। एक तो रेवाड़ी की सीट शायद लोकसभा की हो जाए जी, जिसमें एक सीट तो रेवाड़ी से बढ़ जाएगी। रेवाड़ी में इस समय 3 है तो 4 हो जाएंगी। जी जी, 1-2 गुड़गांव में बढ़ने वाली है जी जी, और एक शायद महेंद्रगढ़ की हो जाएगी जिसमें कुछ हिस्सा आपका दादरी जिले का आ जाएगा। दादरी और महेंद्रगढ़ को मिलाकर एक नई सीट बनेगी। महेंद्रगढ़ के नाम से बनेगी या किसके नाम से बनेगी ये तो चुनाव आयोग, डिलिमिटेशन का आयोग जो बनेगा वो जाने। तो एक तो अहीरवाल की, अहीरों की बाहुल्य 2 लोकसभा सीटें मेरे अनुसार बनने वाली है। उनकी हैसियत बढ़ जाएगी, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ जाएगी। और इसी तरह जो विधानसभा की सीटें हैं, जैसे अब अहीरों की 10 में तो वर्चस्व है और 18 सीटों पर इनका प्रभाव है जी जी, अहीरों का। तो लगता है परिसीमन जब हो जाएगा तो ये 18 वाली तो शायद 25 तक पहुंच जाए जी, और 10 वाली शायद 14-15 तक पहुंच जाए। तो अहीरों की ताकत राजनीतिक रूप से इस परिसीमन के बाद निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी जी, धन्यवाद विद्रोह जी। परिसीमन को लेकर ये थी पूरी कहानी। अभी आप राव इंद्रजीत सिंह का वो वीडियो भी हम आपको सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने परिसीमन को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। परिसीमन को लेकर के अगर राव साहब गुरुग्राम 2 जगह बटा, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जिसकी ज़्यादा संभावना है, राव साहब कैसे दुविधा में फंसेंगे कि किसे चुना जाए? राव साहब की प्राथमिकता रूरल बेल्ट होगी या अर्बन बेल्ट होगी? देखो, मेरी पर्सनल वोट बैंक तो रूरल है, पर्सनल वोट बैंक रूरल है, और जो शहरी वोट है वो बीजेपी की है। जी जी, तो मेरा महत्व बीजेपी को है, अगर इसीलिए है कि मेरा प्रभाव रूरल वोट बैंक के ऊपर है। जी जी, तो उनकी तरफ से अगर मेरे को कहा जाएगा रूरल बेल्ट से लड़ो तो मैं खुशी खुशी से लड़ूंगा, और कहा जाएगा कि वहाँ से लड़ो तो घर बैठे जीत जाएंगे। गुड़गांव जैसे हल्के के अंदर बीजेपी की वोट रहेंगे। डिलिमिटेशन का मामला था कि जिन सरकारों को हमने बनाया है, जी जी, चाहे बजलाल जी की होगी, हुड्डा साहब की होगी, इन सरकारों के दौरान बंसीलाल जी की थी, मतलब मेरे बाबूजी के टाइम की बात हो रही है, तो मतलब इन्होंने जब भी इनका मौका लगा था डिलिमिटेशन के अंदर इन्होंने हमारे को छोटा सिक्का दिया, खोटा सिक्का दिया। तो परिसीमन तो आगे भी होना है, आप कितनी पैरवी? आगे भी हम पहले भी पैरवी करी थी। जी जी, अब मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, ज़्यादा पैरवी करेंगे। उससे ज़्यादा पैरवी करने की कोशिश करूँगा। हमारे 113 विधानसभा, कोई 126 बता देता है, कोई 123, कोई 100। जी जी, बाकी 13 के करीब लोकसभा होंगी, तो उसके अंदर नए लोगों को भी लाया जाएगा। कई हल्के
जो रिजर्व्ड हैं वो ओपन होंगे। कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा आबादी तो आपके क्षेत्र में बढ़ी है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, एंड फरीदाबाद। महेंद्रगढ़ को छोड़ दे फरीदाबाद, हाँ। मतलब दक्षिण हरियाणा, या हम ये कहें कि जो ब्रज के साथ सटा हुआ क्षेत्र है फरीदाबाद का, वहीं पर आबादी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं पर डेवलपमेंट भी हुई है, जी जी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, तो बाहर के लोग भी वहाँ पर आए तो हैं। ज़्यादा विधानसभा सीटें इधर ज़्यादा आ गई। विधानसभा यहाँ बनने की संभावनाएं हैं, लोकसभा भी यहाँ पर भी ज़्यादा बनेंगी औरों की निस्बत, तो उसके अंदर हम पैरवी करेंगे। फिर आप ज़्यादा टिकटें मांगने लग जाएंगे। टिकट तो जितनी पार्टी देगी, मैं तो जितना हो सकेगा अपने नए टीम को, इलाके की नई टीम को तैयार करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वेद प्रकाश विद्रोही ने परिसीमन के बारे में जो बताया है उसका सीधा सार संक्षिप्त में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितना आने वाले समय में परिसीमन के समय विकेंद्रीकरण किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, उतना ही अहिरवाल बेल्ट को फायदा होगा, और सेंट्रलाइज करने पर एक सीट पर सिमट करके रह जाएंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइज में फायदा है, जैसा कि 2009 के चुनाव में डिसेंट्रलाइज होने से रोहतक लोकसभा में ताकत बढ़ी, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में ताकत बढ़ी और भिवानी महेंद्रगढ़ में ताकत बढ़ी। पहले केवल एक महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र तक सीमित थे, तो उनका 3 लोकसभा क्षेत्रों में दखल बढ़ा, वह प्रत्यक्ष में दिख ही रहा है। धन्यवाद विद्रोही जी।